गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारी प्राइमरी एजुकेशन से। जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स कौन कौन से अभी तक हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन में आए हैं और जिन्होंने इसमें सुधार करने का काफ़ी प्रयास किया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसके बाद 1948 में राधा कृष्ण आयोग आया। इसने हायर एजुकेशन में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसके बाद हम बात करेंगे तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग या जिसे हम मुदालियार आयोग कहते हैं, वो भी मेनली जो है हमारी सेकेंडरी एजुकेशन से ही संबंधित था। उसके बाद 1964 और 1964 से लेकर 1966 में जो हमारा आयोग आया है वो है कोठारी कमीशन, जिसने हमारी प्राइमरी एजुकेशन को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किया और इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कोठारी कमीशन में जो हमारा पहला पॉइंट है वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जो आपका कोठारी कमीशन है, इसने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पर जोर दिया है। और इन्होंने जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है एज ऑफ एडमिशन। जो एडमिशन के लिए एज है वो कितनी होनी चाहिए, वो फर्स्ट क्लास के लिए 6 ईयर होनी चाहिए। और एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या है, जो हमारा कोठारी आयोग था, इसने हमारी जो शिक्षा है उसको प्राइमरी एजुकेशन को 2 भागों में बांटा। एक था प्राइमरी एजुकेशन, एक अपर प्राइमरी। ठीक है। तो प्राइमरी में 1 to 5 और अपर प्राइमरी में 6 to 8 की क्लासेस होंगी। और इन्होंने कंटिन्यूस एवेल्यूएशन की बात की थी। कंटिन्यूस एवेल्यूएशन में इन्होंने कहा था कि आपका जो एवेल्यूएशन है वो थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ही बार परीक्षा लेकर उसका मूल्यांकन करते हैं। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं, जो आपकी सेमेस्टर एजुकेशन प्रणाली है वो इसी पर आधारित है कि हम जो है कंटिन्यूस एवेल्यूएशन करेंगे बच्चे का कि उसको कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और एक बोझ जो है, जो एग्ज़ामिनेशन का बर्डन होता है वो कम हो जाता है स्टूडेंट पे। आगे हम चर्चा करेंगे टीचर्स ट्रेनिंग। अब ये जो आयोग था ये 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसी के आधार पर इसका जो पॉलिसी है उसका गठन इसी के आधार पर किया गया था। और इन्होंने बात की थी जो टीचर्स ट्रेनिंग की, जो आपकी प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों की बात कही है। प्री सर्विस जो अभी व्यवसाय या जॉब में नहीं आए हैं उनके लिए है, और इन सर्विस का मतलब है कि जो जॉब कर रहे हैं, जो अपने काम कर रहे हैं स्कूल्स वगैरह में, उनको भी हम क्या है एक ट्रेनिंग देते रहें समय समय पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, करिकुलम चेंज होता रहता है, मेथड्स चेंज होते रहते हैं, तो उनको भी ट्रेंड किया जा सके। नेक्स्ट है इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट। इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो भी चीज़ें यूज़ हो रही थी उस समय, हम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमें फ़ंड प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो नई अपडेटेड चीज़ें हैं वो हम स्कूल्स में लागू कर सकें। उसके बाद है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इनका जो फोकस था वो इस पर भी था, जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो रेलेवेंट करिकुलम से है या नहीं है। अगर रेलेवेंट नहीं है तो रेलेवेंट हमें मटेरियल्स वहाँ पे अवेलेबल कराना पड़ेगा जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, तभी हम क्या है स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा फ्री फीमेल टीचर्स। जो 50% टीचर्स होंगी वो हमारे यहाँ वुमेन होंगी, क्योंकि वुमेन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर एक मर्सी की भावना होती है, तो वो अच्छे से उसको पढ़ा पाएंगी बच्चों को, इसीलिए 50% जो टीचर्स है वुमेन होने चाहिए। और स्कूल बिल्डिंग्स में यूज़ लो कॉस्ट लोकली अवेलेबल डिज़ाइन फॉर स्कूल बिल्डिंग। जो लो कॉस्ट मतलब ज़्यादा महंगा ना हो, उसी हिसाब से स्कूल को डिज़ाइन करना है। जैसी जिस जगह पे वो स्कूल है उसी के हिसाब से वहाँ के हमें बिल्डिंग्स बनानी होंगी। उसके बाद है माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग का मतलब है कि हम जो है छोटे छोटे प्लान प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और
लागू करेंगे स्कूल्स में उनको, जिससे हमें अच्छी एजुकेशन देने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद है टीचिंग एड्स। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें कहा गया कि मिनिमम एसेंशियल टीचिंग लर्निंग एड्स हमारे पास होने चाहिए, TLA, ठीक है। टीचिंग लर्निंग जो हमारे इक्विपमेंट होंगे या टीचर लर्निंग एड्स होंगी, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। एक तो प्राइमरी स्कूल्स दिस इंक्लूड्स साइंस किट, मैथ किट होनी चाहिए हमारे पास, टूल किट होनी चाहिए, और 45 चार्ट्स होने चाहिए, मैप्स होने चाहिए हमारे पास, और चिल्ड्रंस बुक्स, उनके लिए किताबें, वॉल्स एंड ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड की अच्छी व्यवस्था हो वहाँ पे। ये सारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं ये स्कूलों में अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे देश में सभी जगहों पे ये सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जो हमारी शिक्षा नीति जो आयोग आया है, कोठारी कमीशन, इसने सजेशन दिया कि इन चीज़ों को हमारे महाविद्यालयों में मतलब अवेलेबल कराना है, उपलब्ध कराना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, DPEP। इसका क्या मतलब है, देखते हैं इसको। द प्रोग्राम इंटेंड्स टू मेक प्राइमरी एजुकेशन accessible to all through formal primary schools are alternatives methods the primary objectives of DPEP। जो आपका जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो ये बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम आया था, इसका ये मीनिंग था कि आप एसेसिबल करें प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सभी जगह प्राइमरी एजुकेशन पहुंचाएं। और जो फॉर्मल प्राइमरी स्कूल्स आर अल्टरनेटिव मेथड्स, उनके लिए क्या है कि हम ऐसे मेथड्स अपनाएं जिससे क्या स्टूडेंट को एजुकेशन सही तरीके से मिल सके। तो इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द स्कूल ड्रॉप आउट रेट एट प्राइमरी स्कूल्स बिलो 10%। जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, जिसका हमने पढ़ा ना अपव्यय अवरोधन, हम लोग अपव्यय एवं अवरोधन पढ़ते हैं ना। तो जो ड्रॉप आउट हो रहा है, जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, अवरोधन हो रहा है, जो वो कितना होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है टू इंक्रीज द अचीवमेंट रेट्स बाय 25% और अबव द एवरेज लेवल। जो हमारा अचीवमेंट रेट्स है वो 25% हो या उससे ज़्यादा होना चाहिए। टू मिनिमाइज द डिस्पैरिटीज़ इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन टू लेस दैन 5%, ठीक है, 5% से नीचे होनी चाहिए डिस्पैरिटीज़। टू फैसिलिटेट नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल आप लोग समझते हैं, नॉन फॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू प्राइमरी स्कूलिंग। नॉन फॉर्मल का मतलब है कि एक तो होता है फॉर्मल जो हम स्कूल में रह के करते हैं, एक होता है नॉन फॉर्मल जो है हम दूरस्थ शिक्षा के द्वारा भी पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, टू ऑल चिल्ड्रन टू प्राइमरी स्कूलिंग, जो हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो भी हमें देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इट इज़ स्पॉन्सर्ड स्कीम वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स 85% ऑफ द एक्सपेंसेस वेयर एज 15% इज़ फ्रॉम द बजट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। जो 85% गवर्नमेंट्स खर्च कर रही है, उसका 15% कहाँ से आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ सॉरी, इसमें 85% कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, देगी, और 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल नेट क्रेडिट एडजस्टमेंट लोन अंडर द स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इन्होंने इस पर यह कहा है कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उससे भी क्या है, हमें इसके अंदर लोन लेकर इसको अच्छे से लागू करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन है और सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए हमारी, स्ट्रेटजी में क्या लिखा है, सेंसिटिव टू द नीड्स एंड लिमिटेशंस ऑफ गर्ल्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। उनके लिए हमें संवेदनशील रहना पड़ेगा। किन के लिए, जो गर्ल्स हैं और चिल्ड्रन हैं, ठीक है, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, उनके लिए हमें संवेदनशील रहना पड़ेगा और उनको भी हमें क्या है, एजुकेशन देनी होगी। दूसरी है जनरेट डिमांड फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स की एजुकेशन के लिए क्या है, हमें डिमांड बढ़ानी है, उत्पन्न करने की, भाई उनको भी हम एजुकेशन अच्छे से दे पाएँ। तो मेनली गर्ल्स के लिए, और जिनको एजुकेशन अभी तक नहीं मिल रही उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट की स्कीम है मिड डे मील 1995।
तो मिड डे मील का नाम आप लोगों ने सुना होगा पहले से भी। मिड डे मील स्कीम इज़ अ गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम दैट एम्स टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एंड इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस। भाई हमें एक तो न्यूट्रिशन लेना बच्चों को, और क्या करना है, उनकी अटेंडेंस को बढ़ाना है। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं इसके? इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम अच्छी डाइट देंगे बच्चों को, उसके लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो देंगे, तो जिससे क्या होगा, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, उनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, साथ ही मॉरल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होगा। आगे है इंक्रीजिंग स्कूल अटेंडेंस, रिमूविंग द बैरियर्स ऑफ हंगर टू इनकरेज पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। देखिए हमारा देश उस समय भी गरीब बहुत ज़्यादा था, आज भी हमारे देश में गरीबी है। तो जो बच्चे थे वो अपने रोज़गार में लगे रहते थे। भाई स्कूल कैसे जाएं, फिर उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था भी करनी है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप बच्चों को स्कूल भेजिए, जो आपकी उनको खाना अब सही से नहीं मिल पा रहा है वो बच्चों को दिया जाएगा, तब उनकी अटेंडेंस भी अच्छी होगी और बच्चे पढ़ेंगे भी। कम से कम खाना के लिए बच्चे पहुँचेंगे, और जब खाने के लिए पहुँचेंगे तो पढ़ेंगे भी वहाँ पे। नेक्स्ट है सोशल इक्विटी, फॉस्टरिंग इक्वलिटी बाय हैविंग चिल्ड्रन सिट टुगेदर एंड शेयर अ मील। अब इसमें सामाजिक समानता की भावना भी आती है कि बच्चे वहाँ पे बैठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, ये भी भावना होगी, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा है, अब नेक्स्ट है रिड्यूसिंग जेंडर गैप, जेंडर गैप भी मिटेगा, सब एक साथ बैठ कर अटेंडेंस होगी, है ना, और सभी एक साथ बैठकर अपना न्यूट्रिशन देंगे, जो भी खाना खाएंगे वहाँ पे। फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन स्पेशली इन ट्रैवल एरियाज़। देखिए जो हमारा ट्रैवल एरिया है वहाँ पर हम जो है, जो हमारा फूड है वो सही तरीके से वहाँ न्यूट्रिशन नहीं पहुँचता, तो वहाँ पर भी हमारा फूड और न्यूट्रिशन पहुँचेगा और वहाँ पे होगा, हमारी फूड सिक्योरिटी होगी। नेक्स्ट है एसएसए 2000 से 2001 से 2002 के बीच में आया है। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा मिले, इसका क्या क्या इसमें है। सबसे पहले एसएसए इज़ अ टर्म्ड एज एन एजुकेशन फॉर ऑल। पहली बात तो एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब सभी के लिए एजुकेशन। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगी। द इनिशियल एम ऑफ एसएसए वाज टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव बाय 2010, हाउएवर द टाइम लाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। जो एसएसए का जो ऑब्जेक्टिव है 2010 तक हमें पूरे करने हैं और टाइमलाइन बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। एसएसए एम्स टू प्रोवाइड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू अराउंड 193 मिलियन चिल्ड्रन इन 1.1 हैबिटेशंस, ठीक है। तो 193 मिलियन चिल्ड्रन को क्या है, हमें ये चीज़ प्रोवाइड करानी है, लगभग 19 करोड़ उस समय के हिसाब से लगभग। आगे बढ़ते हैं तो 86 अमेंडमेंट था, जो 86वां संशोधन था संविधान संशोधन, उसमें क्या कहा गया, टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड लीगल बैकिंग टू एसएसए व्हेन इट मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी फॉर चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14। जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें क्या किया गया कि RTE, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर से था, क्या था, ओपन न्यू स्कूल्स इन हैबिटेशंस विच डू नॉट हैव स्कूलिंग फैसिलिटीज़। जहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं वहाँ पर नए स्कूल्स खोलना इसका पहला उद्देश्य था। स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू प्रोविज़न ऑफ एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट, स्ट्रीकिंग वाटर। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। तो किसको स्ट्रेंथन करना है, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर लागू करना है, एडिशनल क्लासरूम बनाने हैं, टॉयलेट, बरामदा, ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ पर बनानी है। पहला तो हमें क्या करना है, स्कूल बनाने हैं, फिर जो स्कूल हैं उनमें ये सारी चीज़ों को बनाना है। ह्यूमन रिसोर्स में क्या होगा, प्रोविज़न फॉर एडिशनल टीचर्स लगाएंगे। स्ट्रेंथिंग कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टीचर्स बाय ट्रेनिंग, जो हमारे टीचर्स लगे हुए हैं उनको ट्रेन करना है, जो हमने पहले बात की, इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग की, ठीक है। आगे है
स्ट्रेंथिंग ऑफ द एकेडमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर एट द क्लस्टर ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर क्या है, हमें एकेडमिक सपोर्ट देनी पड़ेगी। वहाँ पे भी हमें अधिकारी ऐसे ऐसे नियुक्त करने होंगे जो मॉनिटरिंग करते रहें, एजुकेशन के लेवल को चेक करते रहें, कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस प्रकार से एजुकेशन चल रही है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या है, प्रोविज़न ऑफ क्वालिटी इम्प्लीमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग द स्किल्स, प्रोविज़न ऑफ क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके लिए प्रोविज़न हमें बनाने पड़ेंगे कि क्वालिटी पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग द स्किल्स, और उसमें स्किल्स भी होनी चाहिए। स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इन्होंने स्पेशल एजुकेशन पर गर्ल्स एजुकेशन पर और जो स्पेशल नीड्स कैंडिडेट्स हैं जो मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए इन्होंने क्या है ज़्यादा फोकस किया है, उनको इम्प्रूव करना है, क्वालिटी उनमें इम्प्रूवमेंट करनी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, जो हमारा कंप्यूटर एजुकेशन है उसमें जो हमारा डिजिटल डिवाइड, जो हम डिजिटली अलग हैं उसको जोड़ना, ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन देना है हमें जोड़ने के लिए, जो हमारी डिजिटल लाइफ है, डिजिटल सिस्टम है, उससे जोड़ने के लिए कंप्यूटर एजुकेशन पे फोकस किया। आगे नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन RTE, इसका क्या क्या मोटिव थे, पहला है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो RTE ने क्या कहा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए 6 से 14 बच्चों को। उसके बाद है एडमिशन में क्या है, द RTE एक्ट्स प्रोहिबिट्स स्कूल्स फ्रॉम डिनीइंग एडमिशंस, यहाँ मिसप्रिंट हो सकता है, टू अ चाइल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग, इसका मीनिंग है कि आप किसी भी समय एडमिशन देंगे बच्चे को ड्यूरिंग जो भी आपका चल रहा होगा सिस्टम ईयर में, कभी भी आप एडमिशन दे सकते हैं। फिर है सीट रिजर्वेशन, प्रोवाइड स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू रिजर्व 25% ऑफ देयर सीट्स फॉर चिल्ड्रन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जैसा आप लोग अभी देख पा रहे हैं जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर 25% जो है गरीब बच्चों के लिए सीटें रिजर्व है, वो होनी चाहिए। किसने कहा, RTE एक्ट 2009 ने कहा। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू द मदर टंग, इन्होंने कहा कि आपको मदर टंग में ही पढ़ाना है, ठीक है, कक्षा 8 तक आपको 5 तक तो पढ़ाना लेकिन कक्षा 8 तक जो है आपको मदर टंग में ही पढ़ाना है। आगे इंस्ट्रक्शन आवर्स कौन से होंगे, द RTE एक्ट स्पेसिफाइड द मिनिमम इंस्ट्रक्शनल इन आवर्स होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, आवर्स ऑफ ईच क्लास 800 आवर्स होंगे आपके 1 to 5 के लिए और 1000 आवर्स होंगे 6 to 8 के लिए। तो ये था हमारा जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन, और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हो या समझ में ना आया हो तो आप कहीं पर भी पूछ सकते हैं इसमें। और हमारी अभी हमारी 2020 पॉलिसी बाकी है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे पीपल टीचर रेशो कितना होना चाहिए, तो पीपल टीचर रेशो जो है द राइट एक्ट लेज डाउन नॉर्म्स ऑफ, जो हमारे नॉर्म्स होने चाहिए पीपल टीचर रेशो के लिए, जो 1 to 1 रेशो जो है वो 25 स्टूडेंट का है, वैसे 130 का है, लेकिन अगर हम डिसेबल्ड की बात करें तो 125 का है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्पेसिफाइड नॉर्म्स फॉर बिल्डिंग, जो नॉर्म्स बनाए जाएंगे उसके अनुसार होना चाहिए। वर्किंग आवर्स भी नॉर्म्स के अनुसार होने चाहिए। टीचर वर्किंग आवर्स ही जो RTE एक्ट नॉर्म्स के अनुसार होंगे। और स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए चिल्ड्रंस को, जिससे कि वो स्कूल में ड्रॉप आउट ना हो उनका। और सर्वे होने चाहिए, द RTE एक्ट रिक्वायर्स सर्वे टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस हु नीड्स एजुकेशन एंड सेट अप फैसिलिटीज़ टू प्रोवाइडेड, जिनको जिस एजुकेशन की ज़रूरत है उनको पहचानना है और उनको एजुकेशन हमें देनी है, ऐसे सर्वेस होने चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में बात करेंगे NEP 2020 की। क्या कहती है NEP 2020? करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम आपको पता है 5+3+3+4 का डिज़ाइन है। 5 ईयर में जो आपकी 3 साल की प्री प्राइमरी है, 2 साल की प्राइमरी एजुकेशन 1-2 क्लास है, और 3 साल की 3, 4, 5 5th तक है, फिर 8 तक है, 4 का मतलब 12 तक। ठीक है, विच कवर्स चिल्ड्रन फ्रॉम एज 3 to 18। द करिकुलम शुड फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये 3 to 18 तक क्या है, कवर करता है। ठीक है,
और आगे इट शुड आल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंटेंट कवर्ड इन ईच सब्जेक्ट एंड इंक्लूड मोर एक्सपीरियंस लर्निंग। ये जो है मोर एक्सपीरियंस लर्निंग को कवर करता है। लैंग्वेज क्या है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा वो क्या होगा, मदर टंग होगा 5th क्लास तक, और उसको हम 8th क्लास तक भी बढ़ा सकते हैं। 5 तक तो कंपलसरी होगा, लेकिन 8 तक भी बढ़ा सकते हैं। असेसमेंट, द असेसमेंट सिस्टम शुड बी रिफॉर्म विद बोर्ड एग्ज़ाम्स हेल्ड अप टू टाइम्स पर ईयर। 2 बार आपके एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के, उसी हिसाब से आपकी असेसमेंट होगी। और द नेशनल असेसमेंट सेंटर परख शुड बी इस्टेब्लिश टू क्रिएट गाइडलाइंस एंड टूल्स फॉर असेसमेंट। परख जो है वो क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा गाइडलाइंस और टूल्स इसके लिए। ठीक है, परख के बारे में अलग क्लास में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के पर भी फोकस किया इन्होंने, और इसमें क्या है, जो आपका चिल्ड्रन का है वो 3 से 6 साल तक जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होगी। जैसा कि हम नई शिक्षा नीति में देख पा रहे हैं, तो पहला 5 उसका मतलब ये है कि 3 से 6 साल तक आप जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन लेंगे। टीचर्स ट्रेनिंग में जो बीएड आपका है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक उसको 4 ईयर डिग्री इंटीग्रेटेड डिग्री करना है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो एजुकेशन में है वो 6% से बढ़ानी होगी, क्योंकि 1968 में जो शिक्षा नीति आई उसमें भी 6% थी, और जो हमारी शिक्षा नीति 2020 है उसमें भी 6% ही है। तो इसको सुझाव दिया गया कि इसको जो है 6% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, ओके, तो ठीक है, आज की हमारी क्लास थी जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम से रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।